गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं भारत के भूगोल की मेगा सीरीज़। यानी इस मेगा सीरीज़ में आपको मिलेंगे 200 एमसीक्यूज़ और इन 200 एमसीक्यूज़ को अगर आप पढ़ लेते हैं और डेली क्लास अगर आप लेते हैं तो साथियों 90% आपकी इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। यानी मात्र 200 क्वेश्चन पढ़ने से आपके 90% ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है, भारत का भूगोल कंप्लीट हो रहा है। और आप सबको तो पता ही है कि विभिन्न परीक्षाओं में आपके भारत के भूगोल से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो आप उनका आंसर नहीं निकाल सकते हैं और आप सफल होने से रह जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। हम मेगा सीरीज आप सभी के लिए लेके आए हैं जिसके तहत आप सभी लोग हमारे साथ मेगा सीरीज में डिटेल्ड हर एक क्वेश्चन को समझेंगे और उसका आंसर लगाएंगे। जो मेरे नए साथी हैं, मैं उन सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग दोस्तों शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास में ही एक बेल आइकन का साइन है, एक घंटी जैसा साइन है, आप उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, उसको ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही शिक्षा ओशन पर वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। मेरे साथियों, एक मेगा सीरीज़ शाम को 6 बजे चल रही है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, भारतीय संविधान से संबंधित है। वर्तमान में शिक्षा ओशन 2 क्लासेस को रेगुलेट कर रहा है जिसके तहत एक क्लास आज शुरू हुई है जो 11 बजे आप सभी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। जो साथी ऑनलाइन नहीं आए हैं आप उनको तुरंत बुला लीजिए, क्लास शुरू होने ही वाली है। और एक क्लास चल रही है शाम को 6 बजे, ठीक है। और आपका जो यूट्यूब चैनल है यानी शिक्षा ओशन है, ये बड़ी ही गुणवत्ता के साथ आपकी तैयारी करवा रहा है। तो इन 200 क्वेश्चन में आप मेरे साथ बने रहिएगा जिससे हम पूरी ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरे साथियों, आप सभी लोग शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और उस पर आने वाले स्टडी मटेरियल से आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर हम अनेकों स्टडी मटेरियल को डालते हैं, सेंड करते हैं और वह आपका स्टडी मटेरियल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। मेरे साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शिक्षा ओशन के ब्लॉग की लिंक अवेलेबल है। उस लिंक पर जाकर आप हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग का विजिट कीजिए जहां पर आपको इस वीडियो का यानी इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही में आप सभी लोग हमारे भारतीय संविधान की जो मेगा सीरीज है उसके पीडीएफ भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हॉट टॉपिक के पीडीएफ भी आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर विजिट कीजिएगा। तो मेरे साथियों, ये जो क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। और ये जो भारत का भूगोल होगा, ये जो क्लासेस रहेगी ये पूरी आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवाई जाएगी और आपसे किसी भी रूप में कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप निश्चिंत हो जाइए कि हम आपसे किसी प्रकार से कोई पैसा लेने वाले हैं इन क्लासेस का। हम आपसे किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, आपके लिए सारी कक्षाएँ निःशुल्क हैं। इसके पश्चात हम भारत के इस भूगोल की मेगा सीरीज में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और ये 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं मेरे साथ, अगर आप इनको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो मेरे साथियों 90% सिलेबस आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो आप कहीं मत जाइएगा। रोज़ 11 बजे हमारी ये क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो आप रोज़ 11 बजे आप क्लास में आइएगा और अपने साथियों को भी लेके आइए, उनको शिक्षा ओशन के बारे में बताइए और आप सभी लोग ज़रूर 11 बजे ऑनलाइन आ जाइएगा। तो मेरे साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और अब शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छे निकाल के लेके आया हूँ, जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। चलिए जी, अब देखिए आप पहला क्वेश्चन है, नोकलिहार झरना किस प्रदेश में स्थित है? नोकलिहाई जो झरना है वह किस प्रदेश में स्थित है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी में आपके टू द पॉइंट क्वेश्चन बहुत सी बार परीक्षा में आते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा
परेशान करते हैं। और इनके कभी कभी नाम बहुत ज़्यादा अटपटे होते हैं, क्योंकि मोस्टली बार ऐसा देखा गया है कि इंडियन ज्योग्राफी में साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया को बहुत ज़्यादा कवर किया जाता है, जिसकी वजह से इनके नाम थोड़े से टफ हो जाते हैं और ये हमें समझने में थोड़ी सी समस्या को पैदा करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, आप मेरे साथ बने रहिए, हम कोशिश करेंगे कि हम कोई भी प्रश्न गलत न करें। मैं आप सबके लिए प्रयास कर रहा हूं, आप मेरा साथ जरूर दीजिएगा। तो प्रश्न है, नोकली आई जो झरना है किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है केरल, असम, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे सकते हैं, नहीं पता हो तो भी आप प्रयास कर सकते हैं। तो अगर अपन बात करें इस झरने की, तो यह झरना स्थित है दोस्तों मेघालय में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में यह झरना स्थित है। कौन सा? नोक ली आई झरना। ठीक है, नोक ली आई जो झरना है यह मेघालय में स्थित है। और मेघालय के आपने एक जगह का नाम सुना होगा, चेरापूंजी। चेरापूंजी मानसिन राम, जहाँ पर आपके अधिक वर्षा होती है। ठीक है, चेरापूंजी। चेरापूंजी में 340 मीटर ऊंचा एक झरना है जिसका नाम है नोकली आई झरना, जिसकी चौड़ाई है 75 फीट। कितनी है? 75 फीट। ठीक है, आपको ये डेटा भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप सभी लोग जब मेरा ये क्लास लो तब आप सभी लोग एक कॉपी और पेन हाथ में लेकर रखिएगा, और जो भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगे आप तुरंत उसको नोट कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपके लिए वह काम आ सके। तो मेरे साथियों, ये जो झरना है ये चेरापूंजी में स्थित है। 340 मीटर ऊंचा यह झरना है, जिसकी चौड़ाई है 75 फीट। ठीक है मेरे साथियों, तो पहले का राइट आंसर हो गया डी वाला। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। बहुत अच्छा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? अब ये बायोम होता क्या है? ठीक है, हम जरा उसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा बायोम। ठीक है, प्रश्न को पहले अपन समझ लेते हैं। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि वह कौन सा बायोम है जिसमें पेड़ नहीं है। बायोम का मतलब होता है वनस्पतियों का एक क्षेत्र। वनस्पतियों का एक क्षेत्र को बायोम कहा जाता है। और आपको पता है कि इस विश्व में आपके अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो कि आपके वायुमंडल तथा आपके जो एटमॉस्फेयर मौसम जो होता है, अलग अलग जो क्षेत्रों का जो मौसम होता है उस मौसम के ऊपर निर्भर करती हैं, तथा ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर निर्भर करती हैं वह वनस्पतियां। इसी वजह से इसको अलग अलग बायोम में बांटा गया है। तो प्रश्न क्या है कि वो बायोम कौन सा है जिसमें पेड़ नहीं है? तो ऑप्शन है टेगा, टुंड्रा, चपरल या सवाना। ठीक है, इनमें से कौन सा वो बायोम है जिसमें आपके क्या नहीं पाए जाते हैं? पेड़ नहीं पाए जाते हैं। तो मेरे साथियों, टुंड्रा एक ऐसा बायोम है जिसमें क्या नहीं पाए जाते हैं? पेड़ नहीं पाए जाते, यानी पेड़ पाए तो जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न क्रमांक दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा। अब आप सभी लोग इस पूरे क्वेश्चन को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने इनका नाम सुना होगा चारों का, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नाम नहीं सुना है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। टेगा एक ऐसी वनस्पति होती हैं, ठीक है, जो कि आपके स्थित होती हैं उत्तरी अमेरिका और जो यूरोप और एशिया है उसके नॉर्थ में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप का उत्तर और एशिया के उत्तर में टुंड्रा और स्टेपिच नामक एक एरिया है, उसके मध्य में पाई जाती है टेगा वनस्पति, जिसमें आपके जो पेड़ होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, वो शंकुधारी पेड़ होते हैं। ठीक है, सामान्यतः बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं टेगा वनस्पति। ठीक है, जिसमें पेड़ होते हैं। अब रही बात टुंड्रा, तो मेरे साथियों टुंड्रा प्रदेश आपके पूरा नॉर्थ पोल की तरफ आ गया है, जहाँ पर आपके जो वातावरण है वह पूर्ण रूप से ठंडा है, यानी शीत वातावरण है। इसकी वजह से वहाँ पर आपके वनस्पतियाँ नहीं पनप पाती हैं। ठीक है, तो उस बायोम को कहा जाता है टुंड्रा। अब बात करें चपरल की, तो मेरे साथियों चपरल
जो अधिक तापमान वाले क्षेत्र होते हैं, जो जिनका तापमान क्या है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में जो वनस्पतियां होती हैं, जो झाड़ीनुमा जो वनस्पतियां होती हैं, उन वनस्पतियों को चपरल कहा जाता है। फिर उसके पश्चात आता है सवाना। सवाना घास के मैदान, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो अफ्रीका में जो घास पाई जाती है उस घास को कहते हैं सवाना घास। ठीक है, तो सवाना घास कहां पाई जाती है, अफ्रीका में। तो देखिए आप लोग ये देखो कि एक क्वेश्चन से हम अनेकों क्वेश्चंस को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 2 का राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा। क्लियर साथियों, 2 का राइट आंसर टुंड्रा। चले जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 3। भारत के विशाल मैदान, ठीक है, भारत का उत्तर भारत में एक विशाल मैदान स्थित है। ठीक है, मैदान का मतलब आप समझ गए ना। ठीक है, समतल भूमि जहाँ पर उच्चावच का मतलब ऊंची नीची भूमि। ठीक है, उच्चावच कम पाए जाते हैं, भूमि समतल होती है, उसे कहा जाता है मैदान। सामान्यतः मैदान अनेकों प्रकार से बनते हैं, लेकिन विश्व में अधिकांश मैदान नदियों के द्वारा बनते हैं। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद को जब बिछा दिया जाता है तो काय का निर्माण होता है, मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, तो उत्तर भारत में एक मैदान स्थित है जिसे कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। अब प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी 3 कथन हैं और यह तीनों कथन आपके विशाल मैदानों से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं कि वो तीनों कथन क्या है। पहला कथन, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। दूसरा, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम पाया जाता है, अलुवियम पाया जाता है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो आप जरा यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि ये अलुवियम क्या होता है। अलुवियम का मतलब होता है आपका जलोढ़ मिट्टी। क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो अब ये तीनों जो कथन हैं, उन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो जरा हम देखते हैं। तो भारत के विश्व का सबसे बड़ा जो निक्षेप मैदान है, वह मैदान आपके जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, यानी अलुवियम निक्षेप का मैदान है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है साथियों। इसके बाद खादर क्षेत्र की अपेक्षा में बांगर में न्यू अलुवियम है। न्यू मतलब कि नया जलोढ़ है। तो मेरे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर भारत में मैदानों को भी अनेक भागों में विभाजित किया गया, जिसमें खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश आता है। ठीक है, खादर प्रदेश और बांगर जो प्रदेश होते हैं, इसमें अंतर आपके सिर्फ जलोढ़ का नया और पुराने में होता है। हमेशा याद रखिएगा, कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आपको आगे भी काम आएगा, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि खादर प्रदेश जो होता है, ठीक है, खादर प्रदेश में हमेशा जलोढ़ नहीं होती है, यानी हर साल आपके नदी के द्वारा अवसाद लाए जाते हैं और उसके द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो जहाँ पर आपकी नई जलोढ़ आती हैं उस क्षेत्र को कहते हैं खादर प्रदेश। और जहाँ पर आपकी पुरानी जलोढ़ होती है, यानी हर वर्ष आपके वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं होता है, उस क्षेत्र को कहते हैं बांगर। ठीक है, तो अब देखो दूसरा वाला ऑप्शन क्या है कि खादर क्षेत्र की अपेक्षा में बांगर में नई जलोढ़ होती है। तो मेरे साथियों, नई जलोढ़ आपके बांगर में नहीं होती है, आपके किस में होती है, खादर में होती है। तो दूसरा वाला कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा कि नहीं होगा। तीसरा, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। मेरे साथियों, जब आपके नदी के द्वारा अवसाद को बिछा दिया जाता है तो वहाँ पर मैदान का निर्माण हो जाता है। और मैदान में मैंने आपको पहले ही बताया था कि निम्न उच्च भूमि होती है, वहाँ पर ऊंची भूमि नहीं पाई जाती है, वहाँ पर हमेशा समतल भूमि पाई जाती है। तो तीसरा कंसेप्ट क्या कह रहा, तीसरा कथन क्या कह रहा है कि खादर क्षेत्र में निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र स्थित होते हैं। तो बिल्कुल सही है, तो तीसरा वाला कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस अनुसार पहला और तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा कथन इसका गलत है।
तो प्रश्न क्रमांक 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 यानी सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चले मेरे साथियों अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके लेवल का क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग अगर इस प्रश्न से आप रूबरू हैं तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। यानी थार का जो मरुस्थल है, यह मरुस्थल राजस्थान के कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है 30%, 40%, 60% या 100%। तो आप मुझे बताइएगा कि कितने क्षेत्र में मरुस्थल फैला हुआ है और वह भी थार का मरुस्थल। तो मेरे साथियों 60% भूमि में थार मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, और थार मरुस्थल भारत का एक रेतीला मरुस्थल है और विश्व के 10 सबसे बड़े मरुस्थलों में थार का मरुस्थल का भी स्थान आता है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में रेतीला मरुस्थल है, रेत वाला मरुस्थल है, राजस्थान में पाया जाता है थार मरुस्थल, और विश्व के 10 सबसे बड़े मरुस्थलों में इसका नाम आता है और यह आपके राजस्थान में स्थित है, जो 60% भूमि को कवर करता है। ठीक है साथियों, जब भी मैं प्रश्न के साथ एक्स्ट्रा मैं आपको फैक्ट बताऊं तो आप उन फैक्ट को अच्छे से याद रखेंगे और उन फैक्ट को हो सके तो आप लोग नोट कर लेंगे ताकि भविष्य में आप लोगों के लिए काम आए। ठीक है साथियों, जिन साथियों ने अभी तक भी शिक्षा ओशन की इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो मेरे साथियों लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है। अगर आप लोगों को कोई कमी मुझ में लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो मेरे साथियों चले इसे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। आपको ये तो पता है दोस्तों कि ग्लेशियर क्या होता है। ठीक है, जब पानी आपके बर्फ के रूप में, चट्टानों के रूप में पाया जाता है तो उसे कहते हैं ग्लेशियर यानी हिमनद। ठीक है, तो ग्लेशियर में सामान्यतः वाष्पीकरण होता है, पानी भाप के रूप में उड़ता है। हिमस्खलन का मतलब क्या होता है कि किसी पहाड़ से बर्फ नीचे खिसक रही हो, उसे कहते हैं आपका हिमस्खलन। ठीक है, तो हम इस लगन के कारण बर्फ कम हो जाती है, क्योंकि देखो वाष्पीकरण के कारण भी कम हो रही है, पिघलने के कारण भी कम हो रही है और आपके हिमस्खलन के कारण भी बर्फ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, अपक्षरण, गलिंग, क्रीप या प्लंकिंग। तो मेरे साथियों एक स्थान पर किसी वस्तु का टूटकर गिरना क्या कहलाता, अपक्षरण कहलाता है। क्या कहलाता मेरे साथियों, अपक्षरण। तो आपके उसी प्रकार से ग्लेशियर भी एक स्थान पर पिघलकर वाष्पीकृत हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से बर्फ कम हो रही है। तो इस हिसाब से आपके प्रश्न क्रमांक 5 का राइट आंसर हो जाएगा अपक्षरण। क्लियर मेरे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न था और आप सभी लोगों ने इस प्रश्न के माध्यम से इस उत्तर को जान लिया है। अगर भविष्य में कभी भी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो आप निसंकोच होकर अपक्षरण ही उत्तर लगाएंगे। चले साथियों अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। ग्लेशियर निक्षेप यानी आपके बर्फ का पिघलकर गिरना या बर्फ का टूटकर नीचे गिरने को कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, एक एक शब्द को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। कभी कभी एक एक शब्द हमें परीक्षा में बहुत ज़्यादा समस्या में डाल देते हैं। हमसे नहीं पूछा है, हाँ नहीं पूछा है, कौन सा शब्द नहीं है। ठीक है, तो देखिए साथियों मोरेन, ड्रमलिन्स, केटल, ये एक ऐसे शब्द हैं जो आपके ग्लेशियर निक्षेप से संबंध रखते हैं, किंतु स्केरी शब्द आपका संबंध नहीं रखता है, क्योंकि स्केरी शब्द जो है, स्केरी का मतलब होता है पथरीला द्वीप। ठीक है, पत्थरों से बना हुआ द्वीप जो आपके पानी के बीच में स्थित होता है। ठीक है, और पत्थरों से बना हुआ द्वीप कहीं से कहीं तक आपके ग्लेशियर से संबंध नहीं रखता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का राइट आंसर डी वाला होगा। ठीक है साथियों, स्कैरी।
चलिए साथियों, अब बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपके परीक्षा में आने की। ठीक है, प्रश्न हमसे ये कहा जा रहा है कि डैम्पियर होजेस रेखा, प्रश्न क्या है, डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। यानी एक रेखा है जिसका नाम है डैम्पियर होजेस रेखा। अब यह किससे संबंधित हैं या कहां पर स्थित हैं। ऑप्शन है खंबात की खाड़ी, पल्क स्टेट यानी पाक स्टेट, ठीक है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, और खंबात की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, खंबात की खाड़ी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, आपने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम सुना होगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, भारत के पूर्व में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर उसके पश्चात सुंदरबन। ठीक है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर जब आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो एक डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, जो कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यह विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा है जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो प्रश्न हमसे ये था कि डैम्पियर होजेस रेखा कहाँ स्थित है। तो मेरे साथियों, अगर आप लोग ये कहेंगे कि सर डैम्पियर होजेस रेखा खंबात की खाड़ी में स्थित है तो आप गलत सोच रहे हैं। पाक स्टेट की अगर आप बोल रहे हैं तो ये भी गलत है। अंडमान निकोबार को अगर आपने चुना है तो वो भी गलत है, जबकि राइट आंसर सुंदरबन का डेल्टा है। सुंदरबन के डेल्टा में आपके स्थित हैं डैम्पियर होजेस रेखा, ठीक है, जिसको खींचा गया था वर्ष 1829 में। ठीक है, वर्ष 1829 में खींचा गया था। एक काल्पनिक रेखा है जिसके माध्यम से उत्तरी सुंदरबन का डेल्टा और दक्षिणी सुंदरबन के डेल्टा को डिफाइन किया गया था। यानी आप एक डायग्राम से, हल्के डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। संसाधनों की कमी के कारण मैं आप सबके सामने वैसे डायग्राम नहीं लेके आ पा रहा हूं जैसे मैंने सोचा था, किंतु फिर भी आप सबको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये पूरा एक सुंदरबन का डेल्टा है। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, इसके बीचों बीच एक रेखा खींचती और ये रेखा है काल्पनिक, और इस रेखा का नाम है डैम्पियर होजेस रेखा। ठीक है, अब ये डैम्पियर होजेस रेखा क्या कर रही है कि इस सुंदरबन के डेल्टा को उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में विभाजित कर रही है। ठीक है, तो डैम्पियर होजेस रेखा किस किस की सीमा बनाती है, उत्तरी सुंदरबन का डेल्टा और दक्षिणी सुंदरबन का डेल्टा, और इसको खींचा गया था वर्ष 1829-30 में। ठीक है मेरे साथियों, 1829-30 में इसको खींचा गया था। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 7 का राइट आंसर है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन के डेल्टा में डैम्पियर होजेस रेखा स्थित है। चले मेरे साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है। उत्तर पश्चिम पवने, ठीक है, यानी आपके नॉर्थ यानी भारत के हिमालय की साइड, और पश्चिम का मतलब है कि आपके राजस्थान। ठीक है, तो उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र की जो पवनें आती हैं, उन पवनों के कारण भारत में कौन सी घटना घटती है। जब कोई भी पवन भारत में आती हैं तो उसकी वजह से कोई ना कोई प्रभाव भारत में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हमसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम पवनें जब भारत में आती हैं तो भारत के ऊपर क्या प्रभाव डालती हैं। पहला ऑप्शन है कि उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, यानी आपके जब शीतकाल चलता है यानी सर्दियों का मौसम चलता है, तो सर्दियों के मौसम के कारण उत्तर पूर्व में जो वर्षा होती है वह उत्तर पश्चिम पवनों के कारण होती है। तो नहीं मेरे साथियों कि उत्तर पूर्व भारत में शीतकालीन वर्षा नहीं होती हैं, इनकी वजह से नहीं होती हैं, तो ये कथन हो गया गलत। थार के मरुस्थल में तूफान आते हैं, सामान्यतः थार के मरुस्थलों में तूफान आते ही रहते हैं, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। हिमालय में तेज हवाएं चलना, यह इसका भी कोई इससे संबंध नहीं है। हाँ, किंतु जब भी उत्तर पश्चिमी पवनें भारत में आती हैं तब
चेन्नई में शीतकालीन वर्षा जरूर होती है, यानी सर्दियों के मौसम में चेन्नई में हमें आपके वर्षा दिखाई देती है, वर्षा होते हुए दिखाई देती है, और यह वर्षा होती है उत्तर पश्चिम की पवनों से। तो प्रश्न क्रमांक 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। क्लियर मेरे साथियों? चले जी दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या ओडिशा? तो मेरे साथियों, आपने गुजरात का कभी टूरिज्म एड देखा होगा जिसमें कच्छ के रण के बारे में बताया हुआ है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है और कहते हैं कि कुछ तो दिन गुजारो गुजरात में। और आपने उसका टूरिज्म का एड देखा होगा जिसमें एक सफ़ेद भूमि दिखाई देती है कच्छ की, ठीक है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण ऑफ कच्छ जो गुजरात में स्थित है। वह सफ़ेद भूमि बनी है नमक के कारण। किसके कारण? नमक के कारण। और आपको ये भी पता है कि अधिकांश रूप में नमक का उत्पादन समुद्री जल से किया जाता है, ठीक है। तो रण ऑफ कच्छ जो है, कच्छ का जो रण है, वहां पर भी समुद्री ज्वारी तरंगे आती हैं, ठीक है, समुद्र की लहरें रण ऑफ कच्छ में आती हैं और उसकी वजह से वहां पर आपके नमक का उत्पादन होता है। तो भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन गुजरात में होगा। ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में नहीं होता, राजस्थान की सांबर लेक भी आपका नमक का उत्पादन में योगदान देती हैं, किंतु कम देती। राजस्थान में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है और उड़ीसा में भी होता है, ठीक है। किंतु हमसे प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य तो है गुजरात। क्लियर मेरे साथियों? आई बात समझ में? चले जी, इससे संबंधित और कुछ फैक्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का तो आंसर मिल गया हमें गुजरात। अब एक फैक्ट ये है कि भारत प्रति वर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन करता है, ठीक है। भारत प्रति वर्ष, हर एक वर्ष लगभग 160 लाख टन नमक का उत्पादन करता है और इसी के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक का उत्पादन देश है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान आपके गुजरात का आता है, ठीक है साथियों। आई बात समझ में? एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य इस मेगा सीरीज़ का है, ठीक है। आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखो, मेरे साथ पूरी क्लास लो। 11 बजे हम क्लास को शुरू कर देते हैं। आपको 11 बजे डेली क्लास में आना है, यानी ऑनलाइन आप लोगों को आना है, जहां पर हम भारत के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे साथियों, जब इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इतने प्रयास में आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। चले मेरे साथियों, अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है। अलमट्टी बांध का नाम क्या है? अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? और ऐसे ही प्रश्न हमें परीक्षा में फंसाते हैं। ऐसे छोटे बड़े जो बांध हैं उनका नाम हमसे पूछ लिया जाता है और नदी का नाम हमसे पूछ लेते हैं और हम वहीं पर फंस जाते हैं, ठीक है। तो क्यों चिंता की आवश्यकता अब नहीं है। अब अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? क्या वह नदी कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, तुंगभद्रा नदी है या मालप्रभा नदी है? तो मेरे साथियों, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। अब ये जो अलमट्टी बांध जो है, यह एक परियोजना है जो कि आपके चल रही है कर्नाटक में। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य, ठीक है। और कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी बहती है, आप सभी को ये पता है, ठीक है। और यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी, ठीक है। आप ये सारी चीजें लिखते चलिएगा कि अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और अलमट्टी बांध परियोजना कर्नाटक में स्थित है। अलमट्टी बांध परियोजना 2005 में शुरू हुई थी, ठीक है साथियों। ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है, याद करनी है। चले मेरे साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11। भारत चुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कौन सा जलप्रपात? भारत चुक्की जलप्रपात।
और ऐसे ही आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, चाहे आप एसएससी, यूपीएससी या एमपीपीएससी ले लीजिए, या अदर स्टेट की कोई पीसीएस एग्जाम ले लीजिए, या कोई भी अदर एग्जाम ले लीजिए, ये प्रश्न आपके परीक्षा में आते ही आते हैं। बहुत कॉमनली प्रश्न है, बहुत जनरली क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाड़ चुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु, ठीक है। तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर है कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। ज़रा हम और डिटेल या कुछ और फैक्ट आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ, उनको मैं आपके सामने बताता हूँ। दोस्तों कर्नाटक में एक शहर है मंगलोर, आप लोगों ने नाम सुना होगा मंगलोर। मंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है भाड़ चुक्की जलप्रपात। और आप लोगों ने कर्नाटक में एक जलप्रपात का नाम सुना होगा जिसका नाम है शिवना समुद्रम जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? शिवना समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। और शिवना समुद्रम जलप्रपात का ही हिस्सा भाड़ चुक्की जलप्रपात है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। शिवना समुद्रम जलप्रपात जो है, वाटरफॉल जो है, उसी का हिस्सा भाड़ चुक्की जलप्रपात है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है साथियों। चलिए जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 12। अब प्रश्न क्रमांक 12 को आप देखिएगा, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, कौन कौन सी, देखो नाम क्या है, लिमिटेड कंपनी का नाम क्या है? भारत ओमान, भारत तो हमारे देश का नाम, और ओमान, ओमान एक देश है, ठीक है। और ये एक ऑयल उत्पादक देश है और एक खाड़ी देश है ओमान, ठीक है। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड यानी दोनों देशों की एक कंपनी है जिसका नाम है भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, जिसका कार्य होता है आपके कच्चे तेल को निकालना तथा उस कच्चे तेल का शोधन करना। रिफाइनरी का मतलब होता है शोधन करना, कच्चे तेल को शुद्ध करना। लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है, यानी इसके द्वारा कौन सी रिफाइनरी का निर्माण किया गया है? ऑप्शन है बोंगाई गांव रिफाइनरी, दूसरा है बीना रिफाइनरी, तीसरा है हल्दिया रिफाइनरी, और डी वाला ऑप्शन है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। यानी भारत ओमान जो रिफाइनरी लिमिटेड है, यह कौन सी रिफाइनरी का संचालन करती है, ठीक है। तो मेरे साथियों, अगर आप सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर दे सकते हैं। नहीं पता है तो प्रयास करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। प्रयास करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लोग के अंदर जो डर है परीक्षा को लेकर वो बाहर निकल जाएगा। और अगर कभी क्वेश्चन गलत भी होता है तो आप क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, ठीक है। मैं आपका प्रश्न को सही करूंगा क्योंकि मैं उत्तर भी तो बता रहा हूं, तो आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो अब इस प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर की तरफ चलें तो इसका राइट आंसर है मेरे साथियों बीना रिफाइनरी। कौन सी रिफाइनरी? बीना रिफाइनरी, जो कि आपकी स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है सागर जिला। मध्य प्रदेश में एक जिला स्थित है सागर जिला। सागर जिला में रिफाइनरी स्थित है बीना रिफाइनरी, जिसका संचालन, जिसका निर्माण भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2011 को। कब हुई थी? वर्ष 2011, ठीक है साथियों। चले मेरे मित्रों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले, यह कछुए की एक प्रजाति होती है मेरे साथियों, बहुत अच्छी प्रजाति होती है और ये प्रजाति आज की तारीख में बहुत रेयर है। यानी यह प्रजाति अब विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक प्रजाति है कछुए की, ठीक है। और आप सबको पता ही है दोस्तों कि कछुआ जो है यह हमारे इस पूरे जो इकोसिस्टम है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। तो अब उसी कछुए की एक प्रजाति जिसका नाम है ओलिव रिडले, याद रखिएगा बहुत सी बार परीक्षा में इसकी प्रजाति पूछी गई है। यानी ओलिव रिडले किसकी प्रजाति है? तो याद रखिएगा ये कछुए की प्रजाति और एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। तो ओलिव रिडले कछुए अंडे देने के लिए करते हैं। यानी किस नदी का उपयोग कछुए, और कौन से कछुए? ओलिव रिडले कछुए उपयोग करते हैं अंडे देने के लिए। ऑप्शन है देवी नदी, पेन्नार नदी, हुगली नदी और भीमा नदी।
इनमें से वो कौन सी नदी है मेरे साथियों जिसका उपयोग यह कछुए करते हैं? तो मेरे साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ठीक है। और इसका राइट आंसर है देवी नदी। कौन सी नदी? देवी। अगर आप लोगों ने हुगली नदी को चुना है या पेरियार नदी को चुना है या भीमा नदी को चुना है तो आपने एक गलत चुनाव किया है, गलत ऑप्शन का चुनाव किया है, जबकि सही उत्तर आपका देवी नदी है। अगर देवी नदी की बात करें तो देवी नदी आपकी महानदी की एक प्रमुख नदी है, ठीक है। महानदी की एक सहायक नदी है देवी नदी, ठीक है। और देवी नदी जो है आपके ओडिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यानी देवी नदी जो है अपना डेल्टा या अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर देवी नदी है। चले अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? यानी एक एरिया दिया हुआ है पूरे वर्ल्ड मैप पर, उस वर्ल्ड मैप पर उस एरिया का नाम है और प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि किसमें आपका मक्का जो है वह मक्का आपका मुख्य भोजन के रूप में। और आपको ये भी पता है दोस्तों कि मक्का जो है एक खाद्य पदार्थ है या फिर खाद्य फसल है, खाद्यान्न फसल है, जिसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। और मक्के में अनेक गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो मेरे साथियों प्रमुख रूप से इसका भोजन कहाँ ग्रहण किया जाता है? तो आप मुझे बताइए कि क्या ये पश्चिमी यूरोप में या रूस में, मध्य अफ्रीका में या दक्षिण पूर्व एशिया में, कहाँ पर इसका सबसे अधिक रूप में या मुख्य भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? तो मेरे साथियों अगर आप एशिया का चुनाव कर रहे हैं तो आप गलत चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चावल और गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। मक्के का तो उत्पादन होता है किंतु चावल और गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। तो मुख्य खाद्यान्न फसल यहाँ पर चावल और गेहूं आ जाएगी। पश्चिमी यूरोप में भी चावल का उत्पादन अधिक है, तो यहाँ पर भी यह कंसेप्ट गलत। रूस में भी गलत, रूस में भी गेहूं का उत्पादन अच्छा खासा होता है। किंतु जो मध्य अफ्रीका है, यह मध्य अफ्रीका आपके मक्के का उपयोग मुख्य भोजन के रूप में करता है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है मेरे साथियों। अब ये जो मक्का होता है ये आपका एक ऐसी फसल होती है जो भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार उगाई जाती हैं। विश्व के अनेक भौगोलिक क्षेत्रों में मक्के की फसल होती है, जिसमें सबसे अधिक मक्के का उत्पादन अमेरिका में होता है। और इसी वजह से उसे आपका कॉर्न लैंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी मक्के की भूमि के नाम से भी किसे जाना जाता है? अमेरिका को जाना जाता है। ये मोटे अनाज के रूप में पाया जाने वाला एक खाद्यान्न फसल है, जिसमें आपके विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट्स की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यानी यह मानव शरीर के लिए भी एक बहुत लाभदायक फसल होती है, ठीक है। तो मध्य अफ्रीका में यह प्रमुख भोजन के रूप में ग्रहण की जाती है। चले साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 15 बहुत अच्छा प्रश्न आप सबके लिए। नदी का नाम है संकोश नदी, किन दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है? यानी ये एक नदी है, एक छोटी नदी है किंतु महत्वपूर्ण नदी है। महत्वपूर्ण नदी इसलिए नदी है क्योंकि ये दो राज्यों की सीमा बना रही है, इसीलिए महत्वपूर्ण नदी, चाहे वो छोटी नदी क्यों ना हो, किंतु है तो महत्वपूर्ण नदी क्योंकि दो राज्यों की सीमा बना रही है, ठीक है। तो संकोश नदी, आप में से अनेक ऐसे साथी लोग होंगे, जो छात्र होंगे जिन्होंने पहली बार नाम सुना है संकोश नदी का, ठीक है। अब देखते हैं किस किस के बीच में सीमा बनाती है। ए ऑप्शन है बिहार और पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, ठीक है। तो आप मुझे बताइए आपके अनुसार क्या उत्तर हो सकता है? क्या यह नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, या बिहार और झारखंड, या आप ये कहते नहीं सर असम और अरुणाचल प्रदेश, या फिर असम और पश्चिम बंगाल? आपके अनुसार क्या मत हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप मुझे ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर उसके पश्चात मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि संकोश नदी निकलती कहाँ से, आप उत्तर दें इतने में। तो मेरे साथियों संकोश नदी निकलती है भूटान से। कहाँ से निकलती हैं? भूटान से यह नदी निकलती है, और यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है,
ठीक है। संकोश नदी का उद्गम स्थल भूटान माना गया है और यह किसकी सहायक नदी है? यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अब इसके उत्तर की अगर अपन बात करें तो इसका उत्तर है असम और अरुणाचल प्रदेश। बी वाला इसका सही आंसर है, ठीक है। असम और अरुणाचल प्रदेश की यह सीमा बनाती है, ठीक है। कौन सी नदी? आपकी संकोश नदी, ठीक है। आपका असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों के बीच की सीमा बनाती है कौन? संकोश नदी। चले साथियों, अब प्रश्न क्रमांक 16, बहुत अच्छा प्रश्न। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, हिमालय की एक श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। हिमालय पर्वतमाला की एक श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी और अनेकों बार परीक्षा में पूछी गई है। तो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश गलत, उत्तराखंड गलत, पंजाब गलत, जम्मू कश्मीर सही, जम्मू कश्मीर में भी यह लद्दाख में, ठीक है। और आपको अभी तो पता ही है मेरे साथियों कि लद्दाख एक स्वयं एक यूटी बन गया है, ठीक है। तो अगर प्रश्न में, अब चूंकि ये अपडेट हो चुका है तो मैं आप लोगों को यही बता दूं कि अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है तो लद्दाख इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और पीर पंजाल का कुछ हिस्सा आपके पीओके के भी अंतर्गत आता है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत भी यह पीर पंजाल का क्षेत्र आता है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का राइट आंसर बी वाला हो गया। चले साथियों, अब प्रश्न क्रमांक 17 के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यानी भारत में जो अधिकांश रूप में जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के वन हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व मरुस्थलीय वन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ध्यानपूर्वक आप इन सारे चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंध का मतलब होता है कि पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पर आपकी गर्मियां अधिक लगती हो, जहां पर सूर्य का ताप अधिक होता है, उस एरिया को कहते हैं उष्णकटिबंध। देखो, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र और उष्ण का मतलब होता है गर्म, गर्म क्षेत्र जहां पर सूर्य का ताप अधिक है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। वर्षावन, आपको मैं बता दूं कि 0 डिग्री पर सूर्य का तापमान सबसे अधिक प्राप्त होता है और 0 डिग्री पर ही आपके सबसे अधिक वर्षा भी होती है। अजय एक एरिया वाइज आओगे तो आपको मानसीराम चेरापूंजी में आपको जाना होगा, लेकिन मैं पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, पूरे अर्थ की क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तो 0 डिग्री पर आपकी अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो जहां पर अधिक वर्षा होगी वहां पर आपका वन भी अधिक पाए जाएंगे और वह वन क्या कहलाएंगे? वर्षावन। क्या कहलाएंगे साथियों? वर्षावन, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि भारत तो 0 डिग्री पर नहीं स्थित है, तो यहां पर तो वर्षावन होंगे नहीं, यानी यह ऑप्शन हो गया गलत। फिर भूमध्य रेखीय सदाबहार, सदाबहार का मतलब होता है कि हमेशा पेड़ पौधे यहां पर हरे भरे रहते हैं। जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे, इसीलिए उनको सदाबहार वन कहा जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखी, भूमध्य रेखी का मतलब कि पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री होती है वो, ठीक है। भूमध्य रेखी सदाबहार वन। तो मेरे साथियों, जब भारत भूमध्य रेखा पर ही नहीं है तो सदाबहार वन कहां से होंगे? तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। सवाना, आपको याद होगा इसी श्रृंखला में, इसी क्लास में हमने सवाना के बारे में बात करी थी। सवाना घास के मैदान है जो कि आपके अफ्रीका में स्थित हैं, ठीक है। और अफ्रीका तो भारत में है नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है मेरे साथियों की यह ऑप्शन भी हो गया गलत। अब बचा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है जहां पर आपके अधिक मात्रा में सूर्य का ताप पड़ता है और आपको यह बात भली भांति पता है। एक व्यवहारिक रूप से देखो, सूर्य का ताप भारत पे अधिक पड़ता है, ठीक है। गर्मियां ज्यादा हैं, यहाँ पर सर्दियां कम होती हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत आ ही गया है। अब इस क्षेत्र में वन पाए जाते हैं और एक शब्द है पर्णपाती वन। भारत में जो वन पाए जाते हैं ये एक न एक बार आपके पत्ते गिराते हैं। आपने देखा ना, पेड़ कभी कभी पत्ते गिरा देते हैं, उसे कहते हैं पर्णपाती वन, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो ए वाला जो ऑप्शन है यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का राइट आंसर ए वाला।
आशा करता हूँ आप लोगों को यह सब कुछ समझ में आया है। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझा करो, सुना करो, ठीक है। चले साथियों, अब प्रश्न क्रमांक 18 की बात करते हैं। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के, यानी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ऑक्सीजन एक भारी गैस है और एक प्राणदायक गैस होती है, ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और यही कारण है कि पर्वतारोही जो होते हैं, जो पर्वतों पर जो चढ़ते हैं, वे हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ लेके चलते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस न हो। किंतु प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8,850 मीटर, इस पर एक व्यक्ति चढ़ा और वह व्यक्ति बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ा, ठीक है। वह व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है डेरेंस बेनन, डंकन चेसेल, राइनहोल्ड मेसनेर या जीन त्रोइले। राइट आंसर क्या है? तो मेरे साथियों राइट आंसर है राइनहोल्ड मेसनेर, ठीक है। राइनहोल्ड मेसनेर ऐसे व्यक्ति थे जो बिना ऑक्सीजन की आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, और वर्ष था 1978, ठीक है। और इनके साथी थे पीटर होबेलेर, ठीक है, पीटर होबेलेर। ये दोनों एक साथ चढ़े थे, ठीक है। और जिसमें से राइनहोल्ड मेसनेर वह व्यक्ति थे जो बिना ऑक्सीजन के आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, और राइनहोल्ड मेसनेर एक ऐसे व्यक्ति थे और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व की सभी 8,000 मीटर से ऊंची जितनी भी चोटियां हैं उन सभी चोटियों पर यह चढ़े हैं। यानी जिन जिन की ऊंचाई 8,000 मीटर से अधिक है उन सब चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड आपके इनके पास है, राइनहोल्ड मेसनर के पास है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का राइट आंसर हो गया सी वाला। चले साथियों, अब प्रश्न क्रमांक 19 बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मेरे साथियों कि हमारे इस पृथ्वी पर जो आड़ी रेखाएं होती हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है? अक्षांश। और इस पूरी पृथ्वी के बीचों बीच जो अक्षांश है उसे कहते हैं 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। तो जब भूमध्य रेखा को हम खींचते हैं तो हमें दो गोलार्ध प्राप्त होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इस उत्तरी गोलार्ध में कुछ यहाँ पर भारत स्थित है। ठीक है, तो अब प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में भारत किस अक्षांश के बीच में स्थित है। ठीक है, अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो आप तुरंत मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं पता है तो आप इस उत्तर की प्रतीक्षा 5 सेकंड तक कीजिए। 5 सेकंड के बाद मैं इसका उत्तर आप सबके सामने रखूंगा। तो मेरे साथियों इसका उत्तर है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। ठीक है, इस अक्षांश के बीच में आपका भारत स्थित है, यानी राइट आंसर है सी वाला। ठीक है, 8 डिग्री आपके ए वाला 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक, ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, चले जी, तो आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कोचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? कोचिन की पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण कर रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, नेपाल या चीन। तो मेरे साथियों अगर आप चीन की तरफ जाओगे तो गलत आंसर, नेपाल की तरफ आप देख रहे हो तो गलत, भूटान की तरफ अगर आप चुनाव कर रहे हो तो गलत, म्यांमार इसका राइट आंसर है। म्यांमार में कोचिन पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, और यह कोचिन पहाड़ियों की सीमा आपके अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। तो आप मुझे बताइएगा अरुणाचल प्रदेश इंडिया में स्थित है। ठीक है, तो ये कोचिन की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बना रही कि नहीं बना रही हैं? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का राइट आंसर हो गया
म्यांमार। ठीक है साथियों, तो मेरे साथियों भूगोल की मेगा सीरीज के आज के सेशन में हमने 20 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है। तो आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, और अगर आप सभी लोगों को यह प्रयास अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों मेगा सीरीज़ में अभी हमने सिर्फ 20 क्वेश्चनों को पढ़ा है, अभी तो बाकी 180 क्वेश्चन भी हैं। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सबके सामने आना बाकी हैं। ठीक है, तो आप डेली क्लास में 11 बजे ऑनलाइन आ जाइएगा, जिसमें हम डेली 11 बजे भारत के भूगोल की मेगा सीरीज़ को पढ़ेंगे। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में यानी कल। आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, आज शाम 6 बजे भारत के संविधान की मेगा सीरीज़ होगी। तो हम कल के बजाय आज शाम को 6 बजे पहले मिलेंगे और भूगोल की क्लास में मिलेंगे कल 11 बजे। तो मेरे साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करते हैं कल भूगोल की क्लास में।